दोस्तों, हमारे अंतरिक्ष में कई ग्रह हैं। मोटे तौर पर कहा जाए तो 8 ऐसे ग्रह हैं जो आज तक डिस्कवर हुए हमारे सौर मंडल में काउंट होते हैं। इन्हीं में से एक हमारा प्लैनेट अर्थ भी है, जहां जीवन मौजूद है। बाकी बड़े प्लैनेट्स पर अभी तक जीवन के होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दुनिया के सभी साइंटिस्ट इस बात की खोज में हैं कि क्या इतने बड़े ब्रह्मांड में हम अकेले ही हैं या फिर कोई और भी है जिनके बारे में शायद हम ना जानते हों, लेकिन हो सकता है कि वो हमारे अस्तित्व के बारे में जानते हों और शायद ना भी जानते हों। दोनों ही बात अनिश्चित है, इसीलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट अपने अपने तरीके से परजीवियों या आसान भाषा में कहें तो एलियंस के बारे में पता लगा रहे हैं। ऐसे ही दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा पर कई बार शक किया गया है कि नासा दुनिया से छुपाकर एलियन से रिलेटेड कुछ सीक्रेट मिशन को अंजाम दे रहा है। आज ऐसे ही सीक्रेट प्रोजेक्ट और कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे जिससे एलियंस का जिक्र हुआ है। दोस्तों, डार्क वेब के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ऐसी जगह जहां दुनिया के सारे सीक्रेट्स चुराए और बेचे जाते हैं। यही वो जगह है जहां आपको एक सिंगल बंदे से लेकर एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में जान सकते हैं, और तो और इस वेव को ऑपरेट करने वाले लोग पकड़े भी नहीं जाते। और यही डार्क वेव के ऑपरेटर किसी भी साइट से कुछ भी चोरी कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि चांद की कुछ इमेजेस जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे वो असल में डार्क वेव से ली गई है, जिनमें चांद पर कुछ ऐसी लकीरें देखी गई जो वहां पर किसी सिविलाइजेशन के होने का बोध कराती है। लेकिन ये डार्क वेब पर आई कहां से? क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स चुराना इतना आसान नहीं होता है, और अगर ऐसा है भी तो नासा ने दुनिया से यह तस्वीरें क्यों छुपाई? अब सीक्रेट रखने की तो नासा को शुरू से ही आदत है, इसीलिए ही एक बार नासा में 60s के 2 ऐसे स्पेस सूट मिले थे जिसको कभी किसी ने नहीं पहना था। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इन सूट्स पर एक कोड लिखा था, वो था 007 और 008। दोस्तों, यह बात इस चीज से साबित होती है कि नासा के स्पेस सूट का कलर ब्लू नहीं है और ना ही इस दौर में किसी ने ऐसा सूट पहना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बात हमें कैसे पता चली? तो दोस्तों, नासा के ऑफिशियल स्पेस रिपोर्ट न्यूज़ के अनुसार साल 2005 में जब डैन ओकलैंड जो नासा के स्पेशल एजेंट थे और हेनरी बटलर जो नासा में सिक्योरिटी मैनेजर थे, उन्होंने नासा के केप कैनावेरल लॉन्च फैसिलिटी के अंधेरे कमरों को एक्सप्लोर किया था। उस वक्त उन्हें एक बॉक्स मिला था जिसमें यही 2 स्पेस सूट्स रखे हुए थे जिनका कोड 007 और 008 था। वैसे तो यह स्पेस सूट 1960 के थे, लेकिन आज तक ना तो इस तरह के स्पेस सूट नासा ने यूज किए थे और ना ही उन पर लिखे कोड किसी एस्ट्रोनॉट के किसी रिकॉर्ड की जानकारी देता था। वैसे इनमें से 007 के ऑनर को बहुत ढूंढा गया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन जब 008 के ओनर के बारे में जानकारी निकाली गई तो पता चला कि यह सूट यूएस आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड लॉयर का था। लेकिन बात अब भी वहीं रुकी हुई थी कि भला एक एयरफोर्स पायलट को स्पेस सूट की क्या जरूरत हुई? वैसे इसके पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली 1950 में जब यूएस और सोवियत संघ के बीच तनाव चल रहा था, तो उसी दौरान यूएस ने एक सीक्रेट प्लान बनाया था जिसके अंडर उन्होंने दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एरिया 51 में U-2 नाम के स्पाई प्लेन बनाने का फैसला लिया था। इन प्लेन की स्पेशलिटी यह थी कि यह नॉर्मल प्लेन से काफ़ी ऊपर यानी 70,000 फीट पर उड़ सकते थे, जिससे यह राइवल पार्टी पर नज़र रख सके। और यही वह रीज़न भी था कि एरिया 51 इतना मिस्टीरियस माना जाता था, क्योंकि इन्हीं प्लेन्स को देखकर लोग इन्हें UFO समझ लेते थे। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि यूएस ने अपने ही देश के लोगों को इस मिशन के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा था। लेकिन सोवियत रडार से यह प्लेन बच नहीं पाया और कई प्लेन हवा में ही सोवियत संघ ने इन प्लेन्स को विस्फोट कर दिया। पर अमेरिका यहाँ रुकने वाला नहीं था। अमेरिका ने दूसरा तरीका निकाला। यूएस एयरफोर्स यानी USAF ने सोचा कि क्यों न और ज्यादा ऊपर उड़ा जाए, और इसके लिए उन्होंने अपने ही देश की सिविल एजेंसी का सहारा लिया
जिसका नाम था नासा। जब 1958 में नासा बना था तो उसे आने वाले साल में स्पेस स्पाई प्रोजेक्ट में जोड़ दिया गया था, ताकि दुनिया को लगे कि नासा स्पेस रिसर्च कर रहा है, लेकिन इसकी आड़ में MOL मिशन यानी मैन्ड ऑर्बिटर लैबोरेटरी प्रोजेक्ट रन किया जा रहा था। यूएस का प्लान था कि एक ऐसा स्पेस स्टेशन बनाया जाए जिससे स्पेस से यूएस अपने राइवल देशों पर नजर रख सके। इसके लिए 17 एयरफोर्स पायलट और इंजीनियर्स को तैनात किया गया था, लेकिन यूएस की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी, इसीलिए 1959 में पैसों की तंगी और बढ़ती सैटेलाइट की कैपेबिलिटीज के चलते यह प्रोजेक्ट कभी पूरा ही न हो सका। अब प्रोजेक्ट तो फेल हो गया, लेकिन पायलट्स के स्पेस सूट रह गए। इनमें से ही एक सूट 2005 में नासा ने रिवील किया, लेकिन अब भी दूसरे सूट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पर देखिए दोस्तों, नासा के अंदर ही किस तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्पेस मिशन के नाम पर चलते हैं, तो क्या नासा और भी कई राज नहीं छुपा सकता? आपको क्या लगता है? ऐसे ही नासा से जुड़ी एक और कहानी आपको बताते हैं। सोलर सिस्टम में आया बिन बुलाया मेहमान। साल 2016 में नासा ने अपना न्यू हॉरिजन स्पेस प्रोब लॉन्च किया था, जो पहली बार सोलर सिस्टम के बाहर कदम रखने वाला था। इसमें बेसिकली न्यू होराइजन को अपने रास्ते में आने वाले सभी ग्रहों या यह कहें कि सभी बड़े ऑब्जेक्ट का एक चक्कर लगाकर आगे बढ़ना था, ताकि उसकी ग्रेविटी की मदद से एक स्लिंग शॉट की तरह न्यू होराइजन आगे बढ़ सके। और ऐसा ही करते हुए वो हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट नेपट्यून के आगे तक पहुंच गया था, और जरूरत थी कि प्लूटो तक पहुंचकर बाहर निकलने की, जिसके लिए न्यू होराइजन तेजी से प्लूटो की तरह बढ़ रहा था। यह नासा के लिए एक प्राउड मोमेंट होने वाला था, लेकिन तभी जैसे ही न्यू होराइजन प्लूटो को पार करता है, वैसे ही वो स्पेस के हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक ऐसी चीज़ देखता है जिसका आज तक नासा के पास कोई जवाब नहीं है। स्पेस में न्यू होराइजन को एक 113 किलोमीटर वॉइड स्पेस ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। वो ऑब्जेक्ट एक एस्ट्रॉयड की तरह ही लग रहा था, लेकिन उसका बिहेवियर किसी आर्टिफिशियल या मैन मेड ऑब्जेक्ट की तरह था। इसी ऑब्जेक्ट को नासा ने नाम दिया था अरॉन, जिसका मतलब होता है गॉड ऑफ डेथ। अब इसे एस्ट्रॉयड इसीलिए नहीं माना गया क्योंकि अरॉन 5 घंटे 45 मिनट में एक स्पिन लगाता है, जिसकी रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और इतने बड़े एस्ट्रॉयड का इतनी तेजी से स्पिन करने पर पूरा एस्ट्रॉयड टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे यह तो साबित हो गया था कि ऑब्जेक्ट किसी हेवी मेटल से बना है, और इसका लाल कलर भी थोड़ा अजीब लगा। फिर नासा ने एक डिसीजन लिया कि न्यू हॉरिजन को अरॉन के पास भेजा जाएगा, ताकि इसके बारे में और पता लगाया जा सके। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे सबके होश उड़ गए। जैसे ही न्यू हॉरिजन को अरॉन के पास भेजा गया, और जब न्यू हॉरिजन अरॉन से थोड़ी ही दूरी पर था, तभी न्यू हॉरिजन के सारे सर्किट बंद हो गए और उसका नासा में कनेक्शन ही टूट गया। इससे नासा का शक यकीन में बदल गया। साथ ही अरॉन एक रिदमिक पैटर्न में चमकता भी है। वैसे नासा इसे आज भी एस्टेरॉयड ही कहता है, लेकिन क्यों? दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे नासा इसके बारे में जानता है, लेकिन रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि यह तो आप भी समझ ही गए होंगे कि यह कोई एस्टेरॉयड नहीं है। इसी तरह एक और इंसिडेंट चांद पर जाने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग के साथ भी हुआ। जब नील चांद पर पहुंचे तो वो बहुत खुश थे। आप जैसा कि देख सकते हैं कि वो चांद पर कूद रहे हैं। तब बीच में 2 मिनट के लिए कैमरा ऑफ हो गया था। उसके बाद जब रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू हुई तो नील ने कुछ ऐसा कहा था जो पहले तो समझ में नहीं आया था, पर फिर बाद में इसे समझा गया और इसे पता चला कि उस दिन नील ने चांद पर कुछ और भी देखा था, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि दे आर ऑन द एज ऑफ द क्रिएटर एंड दे आर वॉचिंग अस। जिसके बाद कयास लगाए गए कि नील ने उस दिन एलियंस को देखा था। यहाँ तक कि उनके परिजन भी बताते हैं कि चांद से लौटने के बाद नील का स्वभाव बदल गया था। पर नील ने ऐसा क्या देखा था, यह तो वही जानते हैं। पर दोस्तों, क्या यह बात बहुत अजीब नहीं है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ हम लोग ही रहते हैं? क्या कहीं और भी जीवन होगा? क्या एलियंस होते हैं? और अगर हाँ, तो आज तक सिर्फ अपने होने का एहसास क्यों दिलाते हैं? कभी सामने क्यों नहीं आए? क्या है ऐसा जो इस ब्रह्मांड में छुपा है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर थम्स अप ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। धन्यवाद।